हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। हालांकि सदन में इसे लेकर काफी बहस भी हुई। ऑपोजिशन का कहना था कि इस बिल को और ज्यादा बारीकी से चेक करने के लिए एक कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस यानी नियम हैं जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी की गरिमा या डिग्निटी पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस नए कानून में ऐसा क्या है जिसे लेकर विवाद हो रहा है। दोस्तों, इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है जेंडर आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान चुनने का अधिकार। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि हर इंसान को अपना जेंडर खुद तय करने का हक है। लेकिन 2026 का यह नया अमेंडमेंट बिल इस अधिकार को पूरी तरह बदल रहा है। अब नए नियमों के मुताबिक आप सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी जेंडर पहचान कानूनी तौर पर दर्ज नहीं करा पाएंगे। इसके लिए अब मेडिकल सर्टिफिकेशन यानी डॉक्टरों की रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी बात को लेकर ट्रांसजेंडर और LGBTQ+ कम्युनिटी में काफी नाराजगी है। उनका तर्क है कि पहचान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना उनकी प्राइवेसी और गरिमा यानी डिग्निटी के खिलाफ है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि यह बिल भारत में अब तक मिले कानूनी अधिकारों को पीछे धकेलने जैसा है। लेकिन दोस्तों, इस विवाद की गहराई को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कानून आखिर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित यानी डिफाइन कैसे करता है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के मुताबिक ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जिसकी जेंडर पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी जन्म के समय मिले जेंडर से मेल नहीं खाती। इसमें सिर्फ ट्रांस मेन या ट्रांस वुमेन ही नहीं बल्कि इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्वेयर और नॉन बाइनरी लोग भी शामिल हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी संस्कृति की पहचान जैसे किन्नर को भी इसी कानूनी दायरे में रखा गया है। ये परिभाषा पूरी तरह से यूएन के नजरिए से मेल खाती है, जो मानती है कि ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। आसान शब्दों में कहें तो ये कानून साफ करता है कि आपका बायोलॉजिकल सेक्स जो जन्म से मिला और आपका सोशल जेंडर आइडेंटिटी जो आप महसूस करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। और इसी फर्क को समझना इस पूरे विवाद की जड़ है। सेक्स पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। ये आपके शरीर की बनावट, क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स तय करते हैं जिससे किसी को मेल या फीमेल की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर जेंडर एक सोशल और कल्चरल पहचान है, यानी समाज ने पुरुषों और महिलाओं के लिए जो भूमिकाएं यानी रोल्स, व्यवहार और उम्मीदें तय की हैं, उन्हें जेंडर कहा जाता है। खास बात यह है कि जेंडर की ये परिभाषा समय और अलग अलग समाजों के हिसाब से बदलती रहती है। आसान शब्दों में कहें तो सेक्स वो है जिसके साथ आप पैदा होते हैं और जेंडर वो पहचान है जिसे समाज आपको देता है या जिसे आप खुद महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर सेक्स शरीर से तय होता है और जेंडर समाज से, तो फिर इंसान की अपनी पहचान कहाँ है? यहीं पर आता है जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। आसान शब्दों में कहें तो जेंडर आइडेंटिटी किसी इंसान का अपना इंटरनल सेंस है, यानी वो अंदर से खुद को क्या महसूस करता है। ये जरूरी नहीं कि जन्म के समय मिले बायोलॉजिकल सेक्स से मेल खाए। उदाहरण के लिए कोई शरीर से पुरुष हो सकता है लेकिन खुद को अंदर से महिला महसूस भी कर सकता है। यानी इंटरनल फीलिंग ही किसी व्यक्ति की असली जेंडर पहचान होती है और यही ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी का सबसे बड़ा आधार यानी बेसिस है। लेकिन दोस्तों, इस जेंडर आइडेंटिटी को भारत में असली ताकत मिली 2014 के नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के ऐतिहासिक फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और साफ कहा कि संविधान के सभी फंडामेंटल राइट्स उन पर भी लागू होते हैं। इस फैसले की सबसे बड़ी बात थी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना जेंडर यानी मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर खुद चुनने की आज़ादी दी गई और इसके लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट या सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी जजमेंट के बाद सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 बनाया। इस कानून ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक नई पहचान दी। अब सरकारी कागजों में थर्ड जेंडर का कॉलम जुड़ चुका है, खास आइडेंटिटी कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं और हर राज्य में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 32,000 से ज्यादा आईडी कार्ड्स जारी हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और समाज में अपनी पहचान बनाने में मदद मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो ट्रांसजेंडर राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 आया है, वो 2014 के उस ऐतिहासिक फैसले और 2019 के कानून को पूरी तरह से पलट कर रख देता है।
इस नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव है पहचान का आधार अब सोच नहीं बल्कि शरीर पर होगा। यानी सरकार अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बजाय बायोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स को प्राथमिकता दे रही है। इस बिल के 5 सबसे बड़े और विवादित पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। पहला, अब सिर्फ उन्हीं को ट्रांसजेंडर माना जाएगा जो खास सांस्कृतिक पहचान जैसे किन्नर से जुड़े हैं या जिनमें जन्म से ही कोई बायोलॉजिकल बदलाव है। यानी जो लोग जेंडर फ्लूइड हैं या अपनी मर्जी से अपनी पहचान चुनना चाहते हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, बिल से वो नियम हटा दिया गया है जिसमें आप खुद अपना जेंडर तय कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि पुराना नियम अस्पष्ट यानी वेग था और असली लाभार्थियों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। अब पहचान पत्र के लिए आपको एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसमें सीएमओ लेवल के अधिकारी होंगे। वे आपकी शारीरिक जांच करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेंगे। बिल में एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है उन लोगों के लिए जिन्हें सर्जरी या दबाव के जरिए जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाया गया हो। अच्छी बात यह है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ अपराधों पर सजा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अगर किसी अडल्ट को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मजबूर किया जाता है तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं बच्चों के साथ ऐसे अपराध पर सख्त उम्र कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके साथ ही जबरन भीख मंगवाने पर भी 14 साल तक की जेल हो सकती है। कुल मिलाकर ये नया बिल अधिकारों से ज्यादा मेडिकल और सजा पर केंद्रित है, जिससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी मर्जी यानी ऑटोनॉमी काफी कम हो गई है। 2026 का यह नया बिल एक तरफ सुरक्षा और सख्त सजा की बात तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जैसे बुनियादी अधिकार को छीनकर एक नई बहस छेड़ दी गई है। क्या मेडिकल बोर्ड के जरिए किसी की पहचान तय करना सही है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन है जिसने प्राइवेसी और सम्मान को सर्वोपरि रखा था? विवाद अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में यह मामला फिर से कोर्ट की दहलीज पर पहुंच सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार का यह मेडिकल चेकअप वाला नियम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जरूरी है या फिर यह किसी की व्यक्तिगत आजादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज भी इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो और हमारा आसान एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही कानूनी और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।